हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम संघर्ष को पढ़ेंगे। सोशलॉजी की हम इस सीरीज में संघर्ष को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि समाज क्या होता है कि व्यक्तियों का समूह होता है। व्यक्तियों के समूह को हम समाज नहीं कह सकते, उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होती हैं, अंतःक्रियाएं होती हैं। अंतःक्रियाओं में वो या तो वो सहयोग करेंगे या संघर्ष करेंगे, किसी न किसी प्रकार के संबंधों की स्थापना करेंगे। तो समाज में दो प्रकार की विचारधारा हमेशा काम करती हैं, एक सहयोग वाली और एक संघर्ष वाली। आज हम संघर्ष को पढ़ेंगे। समाज की दो विचारधाराओं पर काम करती हैं। पहली संतुलनकारी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विचारधारा, दूसरी है संघर्षात्मक विचारधारा, जो आमूलचूल परिवर्तन वाली विचारधारा कह सकते हैं। यदि हम सहयोगात्मक समाज की कल्पना करें तो ये केवल कोरी कल्पना होगी कि हम समाज में सिर्फ अच्छा अच्छा देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये केवल हमारी मन की कल्पनाएं होंगी। कोई भी समाज सार्वभौमिक रूप से देखा जाए तो कोई भी समाज सहयोग पर आधारित नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष तो पाया ही जाता है। संघर्ष की देखें तो संघर्ष को सबसे पहले ईसा से 205 ईसा पूर्व पोलिवियस ने अपने संघर्ष संबंधी विचार दिए। उन्होंने बताया कि मनुष्य पशुओं की तरह ही झुंड में रहता है और झुंड में रहने पर वह अपने समूह के प्रति सहयोग और अदर समूह के प्रति विरोधी भावना को उजागर करता है। जिसमें देखें तो शासक वर्ग अन्यायी और अत्याचारी होने पर, जब उनके ऊपर एक तरह से देखें तो शासक वर्ग जो होता है उनके ऊपर शासन करता है, जो अन्यायी और अत्याचारी हो जाता है तो वो शासित वर्ग उसको पूर्णतः समाप्त करने की संकल्पना करता है और परिवर्तन करने की इच्छा रखता है। इस प्रकार वो क्रिया करते हैं। संघर्ष की परिभाषा देखें तो गिलिन ने संघर्ष को परिभाषित करते हुए कहा है कि संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह, व्यक्ति या व्यक्ति का समूह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विरोधी को हिंसा की धमकी देकर करता है, यानी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विरोधियों को हिंसा देता है। मैकाइवर पेज ने कहा था कि सामाजिक संघर्ष में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं। सामाजिक संघर्ष में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। वहीं ग्रीन ने कहा था कि संघर्ष एक दूसरे की इच्छा के विरुद्ध प्रतिकार बलपूर्वक रोकने का विचारपूर्वक प्रयत्न कहते हैं। इसकी विशेषता देखें तो संघर्ष एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है या व्यक्ति और समूह की विशेषता इसमें पाई जाती है कि व्यक्ति होंगे संघर्ष में या समूह होंगे। एक समूह दूसरे समूह से विरोध करेगा, इस प्रकार संघर्ष देखा जा सकता है। ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आज हम जनजातीय समाज देखें या आधुनिक समाज देखें या अंतर्राष्ट्रीय समाज देखें, कहीं ना कहीं संघर्ष तो किसी न किसी छोटे रूप से लेकर बड़े रूप तक क्रांतियाँ, विरोध, राजनीतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, इसमें संघर्ष तो पाया ही जाएगा। ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है और ये अनिरंतर प्रक्रिया है। हमेशा देखें तो समाज एक हमेशा ही संघर्ष हमेशा ही नहीं चलता रहता। कभी उसमें सहयोग पाया जाता है, कभी उसमें संघर्ष पाया जाता है। एक टाइम टू टाइम उसमें संघर्ष भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करने के कारण, स्वार्थों के कारण संघर्ष, अपनी शासित वर्ग के परिवर्तन के कारण संघर्ष। इस प्रकार ये अनिरंतर प्रक्रिया है, एक समय टू समय चेंज होता रहता है। ये एक चेतन प्रक्रिया है। चेतन प्रक्रिया का तात्पर्य कि व्यक्ति इसमें चेतन अवस्था में रहता है। अचेतन प्रक्रिया नहीं है, इसमें अवस्था अपनी जागरूक अवस्था में रहता है। ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है। व्यक्तिगत प्रक्रिया में संघर्ष व्यक्तियों के माध्यम से होता है। नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती। संघर्ष में नियमों की अनदेखी नहीं की जाती, नियमों की अनदेखी की जाती है, इस कारण संघर्ष होता है। ये हिंसा पाई जाती है और एक दूसरे से संपर्क आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति दूसरे से हिंसा करेगा, यानी कुछ या तो तलवारों से लड़ेगा या बंदूकों से लड़ेगा, तो संपर्क तो होगा ही ना। इस प्रकार विशेषता पाई जाती है। इसके प्रकार देखें तो मैकाइवर पेज ने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष में बांटा है। प्रत्यक्ष संघर्ष जब आमने सामने के संघर्ष होता है तो इसको प्रत्यक्ष संघर्ष कहेंगे। वहीं अप्रत्यक्ष संघर्ष यानी किसी न किसी रूप से उसके कार्यों में बाधा डालना अप्रत्यक्ष संघर्ष के रूप में देखा जाता है। ये एक तरह से प्रतियोगिता का रूप आ जाता है प्रत्यक्ष संघर्ष। लेविस कोर्जर ने आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष देखा है कि आंतरिक संघर्ष अपने समूह के बीच में संघर्ष और बाह्य संघर्ष यानी बाहर के समूह के विरोधियों के प्रति संघर्ष। ग्रिंगस्टल डेविस ने आंतरिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष की मात्रा के अनुसार संघर्ष को बांटा है।
कुछ छोटी छोटी एक समय के अंतराल के बाद खत्म हो जाने वाले संघर्ष को आंशिक संघर्ष यानी थोड़े समय में, और पूर्ण संघर्ष यानी बहुत टाइम तक चलने वाले संघर्ष को सेमेलो कोचन ने वास्तविक संघर्ष अवास्तविक संघर्ष में विभाजित किया है। इस कारणों को देखें, संघर्ष होता है किस लिए। अलग अलग थ्योरी, अलग अलग दार्शनिक और विचारधाराओं ने अपनी अपनी विचारों को प्रकट किया है। माल्थस ने कहा था कि साधनों की कमी के कारण संघर्ष होता है। जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है और उस हिसाब से संसाधन अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण व्यक्तियों के बीच में आपस में साधनों को लेकर छीना झपटी होती है और इसके कारण संघर्ष देखा जाता है। वहीं फ्रायड ने इसकी 6 प्रकार की विशेषता बताई, व्यक्तिगत 4 प्रकार की विशेषता बताई। फ्रायड ने व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्ति अपनी कार्य योग्यता, कुशलता, उनके रंग रूप आदि को लेकर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इस कारण संघर्ष देखा जाता है। वहीं सांस्कृतिक भिन्नता के कारण जाता है, 2 संस्कृतियां बीच में अपने आप में लड़ती हैं कि हमारी संस्कृति उच्च है, और हर कोई सांस्कृतिक भिन्नता के कारण भी संघर्ष देखने को मिलता है। जब दो सांस्कृतिक समूह आपस में इकट्ठा होते हैं तो अपने स्वार्थों के कारण संघर्ष देखने को मिलता है। व्यक्ति अपनी स्वार्थ भावना के कारण संघर्ष होता है। वहीं तीव्र सामाजिक परिवर्तन के कारण, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन का कारण है क्रांति के कारण सामाजिक परिवर्तन होता है, इस कारण संघर्ष उसमें भी देखने को मिलता है। डार्विन ने कहा था कि योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि वही व्यक्ति समाज में हर व्यक्ति जन्म लेने का अधिकार है, लेकिन वही व्यक्ति जीवित रह पाता है जो समाज के अनुकूलन कर सकता है। यदि वह समाज के अनुकूलन नहीं है तो वह व्यक्ति समाज उसको अडॉप्शन नहीं करता, उसे रिजेक्शन दे देता है। मतलब जो योग्य होता है वही जीवित रह पाता है, वही संघर्ष कर पाता है, वही जीवित रह पाता है। इस प्रकार योग्यतम उत्तरजीविता के कारण डार्विन ने अपनी थ्योरी दी। अब स्वरूप को देखें तो गिलिन ने इसके कई स्वरूप बताए, जिसमें व्यक्तिगत संघर्ष हो सकता है, वर्ग संघर्ष हो सकता है जैसे कार्ल मार्क्स ने बताया, प्रजातियों में संघर्ष हो सकता है जैसे 2 प्रकार की प्रजाति, जैसे निग्रो लोगों में और मंगोलायड लोगों में, इस प्रकार संघर्ष देखने को मिलता है। जैसे अमेरिका में गोरों के बीच में संघर्ष। वहीं राजनीतिक संघर्ष में 2 राजनीतिक विचारधाराओं के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष 2 देशों के बीच में संघर्ष, जैसे कि शीत युद्ध में देखने को मिला साम्यवादी देश और पूंजीपति देशों के बीच में संघर्ष। सिमेल ने इसके युद्ध के स्वरूप में युद्ध हो सकता है, कलह हो सकता है, मुकदमेबाजी हो सकती है, व्यक्तिगत आदर्श नियमों की कारण संघर्ष हो सकता है। इसके परिणाम क्या होते हैं? वैसे देखा जाए तो इसके कई परिणाम हो सकते हैं। जब संघर्ष होगा तो जन धन की हानि होगी, लोगों की हानि होगी, और कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान बहुत अधिक मात्रा में होगा। आंतरिक एकता बनेगी, संघर्ष से आंतरिक एकता मजबूत होगी, लेकिन बाहरी व्यक्तियों के प्रति उसकी जनधन की हानि बहुत ज़्यादा होगी। स्वस्थ समाज का विनाश कर देता है, यह एक स्वस्थ समाज होता है उसका विनाश कर देता है संघर्ष, और सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है कि संघर्ष होगा तो सामाजिक परिवर्तन कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। व्यवस्थापन की प्रक्रिया आरंभ होती है कि संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने के लिए व्यवस्थापन प्रकार अपनाना पड़ता है, इससे संघर्ष व्यवस्थापन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। थ्योरी देखें तो इसमें डार्विन, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, हीगल, रैंडॉल्फ, कॉलिंस और कोजर की थ्योरी हमें पढ़ने को मिलती है। सबसे पहले हमने डार्विन के सिद्धांत को देखे तो ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनका जन्म 1809 से और 82 तक माना जाता है। ये प्राकृतिक प्रमाण का सिद्धांत दिया। इन्होंने 5 वर्ष तक एक जहाज में बैठकर कई देशों की यात्रा की और उसके बाद अपने निष्कर्ष निकाले, और इन्होंने 20 वर्षों के अध्ययन के बाद 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ नेचर साइंस सिलेक्शन बुक में अपने अध्ययनों को दिया है। इन्होंने बताया कि जीव में संतानोत्पत्ति प्रचुर मात्रा में होती है। कोई भी जीव अपनी संतानोत्पत्ति प्रचुर मात्रा में करता है। जैसे कि जितना छोटा जीव होता है वो संतान, जैसे कि कई मछलियाँ हजारों मछलियों को जन्म अंडे देती है, हजारों मछलियों को जन्म देती है। इस प्रकार चींटियों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा होती है। मेंढक देखें तो बहुत ज़्यादा उत्पत्ति होती है। इंसानों में हालांकि उत्पत्ति पाई जाती है। जीवों में संतानोत्पत्ति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जीवन संघर्ष, आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवों को संघर्ष करना पड़ता है। अब आवश्यकता की पूर्ति के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है, तो सजातीय संघर्ष हो सकता है, या अंतरजातीय संघर्ष हो सकता है, या पर्यावरण के प्रति संघर्ष हो सकता है। यानी सजातीय संघर्ष यानी अपनी जाति में
में संघर्ष हो सकता है जीवित रहने के लिए। और अंतर्जातीय दूसरे जीव उनको खा जाते हैं, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है, इसलिए अंतर्जातीय संघर्ष, सजातीय संघर्ष देख सकते हैं। अंतर्जातीय संघर्ष यानी इंसान मछलियों को खा जाते हैं, इस प्रकार अंतर्जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। और वातावरण संघर्ष, परिस्थितियों में पोल्यूशन, बर्फ जमना, इस वजह समुद्र में कई मछलियाँ नष्ट हो जाती है, इस प्रकार वातावरणीय संघर्ष देखने को मिलता है। योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया कि जीवन में संघर्ष वही जीव सफल हो पाता है, जीवन के संघर्ष में वही जीव सफल हो पाता है जो वातावरण में निरंतर होते रहने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदले, यानी वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उनके अनुसार अपने आप को बदल दें, वही जीव जीवित रह पाता है। जो जीव ऐसा नहीं कर पाता वह शीघ्र नष्ट हो जाता है, इसलिए योग्य होता है वही जीवित रह पाता है। हर जीव में भिन्नता देखी मिलती है, एक ही माँ बाप की संतानों की गुण, नेचर, प्रकृति आदि में भी भिन्नता देखने को मिलती है और वातावरण के अनुकूल होती है। अगर कोई जीव जीवित रहता है तो पर्यावरण वो वातावरण के अनुकूल हो जाता है। नई जातियों की उत्पत्ति होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशांकन देखें तो 2-4 पीढ़ियों के बाद एक नई जीव की उत्पत्ति होती है, नई जीन्स परिवर्तन होता है, इस प्रकार नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है, भिन्नता देखने को मिलती है। वहीं इसमें हम समाजशास्त्र में जिसको प्राकृतिक सावयव की थ्योरी दी थी उन्होंने, जिसने डार्विन ने प्रकृति के पर्यावरण का थ्योरी दी थी, उसी प्रकार समाजशास्त्र में सामाजिक डार्विनवाद इनको स्पेंसर को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बताया कि समाज एक सावयव की तरह है, समाज एक सावयव की तरह है, क्योंकि इनको प्रकार्यवाद में पढ़ा जाता है। लेकिन डार्विन की थ्योरी को स्पेंसर के साथ जोड़कर देखा जाता है कि समाज भी एक सरल अवस्था से जटिल अवस्था में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन प्राकृतिक चयनों के तरह ही होता है कि योग्यतम उत्तरजीविता के आधार पर देखा है जीव को, उसी प्रकार सोसाइटी में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार हीगल के देखें तो हीगल में विचारों में द्वंद्व को देखा है। हीगल में फिक्टर से इन्होंने अपने विचारों को लिया, विचारों में द्वंद्व को देखा कि एक विचार इंसान के दिमाग में आता है, दूसरे में उसका प्रतिवाद देता है और फिर इस प्रकार संवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, फिर दोबारा से वाद, फिर उसके बाद प्रतिवाद, फिर संवाद, इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि विचारों में द्वंद्व से संवाद का निर्माण होता है। इन्होंने बताया कि भौतिक पदार्थ नहीं होता, अपितु विचारों में द्वंद्व से समाज का निर्माण होता है। मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवाद माना जाता है, जिस प्रकार इन्होंने अपनी अवधारणा हीगल से ग्रहण की। इन्होंने अपने सिद्धांत को द्वंद्वात्मक हीगल से, भौतिकवाद फायरबॉक्स से ग्रहण किया। द्वंद्वात्मक हीगल से इन्होंने वाद प्रतिवाद संवाद की अवधारणा ग्रहण की, थीसिस, एंटीथीसिस और इस प्रकार सिंथेसिस, इस प्रकार इन्होंने हीगल से ग्रहण की। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की थ्योरी दी। जिस प्रकार मार्क्स का मानना था कि विचारों में परिवर्तन से समाज में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार मार्क्स का मानना था कि भौतिक पदार्थ में परिवर्तन से समाज में परिवर्तन आता है। भौतिक पदार्थ मतलब इन्होंने समाज में परिवर्तन को भौतिक आधार पर देखा। समाज में हमेशा 2 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, यह तो मानना है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। इन्होंने 5 प्रकार के समाजों की चर्चा की। आदिम साम्यवादी समाज, आदिम समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज और लास्ट में आएगा साम्यवादी समाज। ऊपर बदलकर वही समाज वापस आ जाएगा। इस प्रकार इन्होंने अधोसंरचना अधिसंरचना के अनुसार समाज में परिवर्तन को डिफाइन किया है कि अधोसंरचना होती है जो अधिसंरचना को परिवर्तन करने के लिए जिस प्रकार की अधोसंरचना होगी उसी प्रकार की अधिसंरचना बदल जाएगी, यानी अधोसंरचना से अधिसंरचना में परिवर्तन होता है। इस प्रकार मार्क्स ने 5 प्रकार की सोसाइटी बताई, उसमें हर किसी में 2 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, दोनों में संघर्ष होता है, दोनों में संघर्ष देखने को मिलता है, संघर्ष के थ्रू नई प्रकार की सोसाइटी क्रिएशन होता है। इस प्रकार मार्क्स की थ्योरी देखने को मिलती है। वहीं डेरेनडॉर्फ ने माना है कि मार्क्स और पार्सन्स की आलोचना की। मार्क्स के सिद्धांत को उन्होंने अस्वीकार किया, फिर कुछ स्वीकार किया, फिर संशोधित किया। जिस प्रकार मार्क्स ने बताया कि आर्थिक तत्वों में परिवर्तन होने से समाज में परिवर्तन होता है और इस प्रकार संघर्ष देखें तो आर्थिक आधार पर देखा, लेकिन उन्होंने बताया कि आर्थिक आधार ही पर्याप्त नहीं है। संघर्ष के लिए सत्ता शक्ति का स्रोत है, यानी सत्ता में परिवर्तन होने से समाज में परिवर्तन होता है और सत्ता के कारण ही एक शासित वर्ग शोषक वर्ग का
शोषण करता है। इस प्रकार सत्ता का असमान वितरण से ही समाज में संघर्ष होता है। और वही मार्क्स ने माना है कि आर्थिक आधारों पर आर्थिक असमानता कारण समाज में संघर्ष होता है। लेकिन इन्होंने बताया कि सत्ता में असमानता के कारण संघर्ष देखने को मिलता है। वहीं हम संघर्ष की परिभाषा देखें तो हम 3-4 और थिंकरों की परिभाषा देखेंगे। वाल्टन बेजार्ट वाल्टर बेजार्ट, इन्होंने 1826 से 1877 तक इनकी कार्यकाल माना जाता है। इन्होंने बताया कि संघर्ष व्यक्तियों के बीच में नहीं बल्कि समूहों के बीच में होता है। दो समूहों के बीच में संघर्ष, जब दो समूह के बीच में संघर्ष होता है तो समूह के अंदर तो एक समूह के अंदर तो एकता और सहयोग की भावना का विकास होता है, लेकिन वो विरोधी समूह से संघर्ष करता है। इसी प्रकार टार्डे ने एकता की भावना को अनुकरण का सिद्धांत दिया कि एक व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है और लोग भी उस प्रकार का अनुकरण करते हैं। वहीं गुस्ताव रासेनहोफर, इन्होंने 1842 से 1904 में अपने संघर्ष की अवधारणा दी। ये ऑस्ट्रेलिया निवासी थे और इन्होंने अनंत इच्छाओं के बीच में संघर्ष होता है। इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण उसकी अनंत इच्छाएं होती है, इस कारण संघर्ष देखने को मिलता है। जैसे कि प्रजातियों में यौन इच्छा के कारण संघर्ष, एक तरह से इच्छा है, शारीरिक इच्छा के कारण संघर्ष, हर कोई व्यक्ति आराम से रहना चाहता है, इस कारण संघर्ष होता है। व्यक्तिगत इच्छा के कारण संघर्ष, व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रभुत्व के कारण संघर्ष देखने को मिलता है। सामाजिक इच्छा के कारण संघर्ष और आध्यात्मिक इच्छा के कारण संघर्ष देखने को मिलता है, गुस्ताव रासेनहोफर ने बताया। फ्रीडरिक नीत्शे 1844 से 1900 तक माना गया है। इन्होंने बताया कि व्यक्ति पर केंद्रित है। इन्होंने बताया कि संघर्ष व्यक्ति पर केंद्रित है। प्रभुत्व के लिए इच्छा, यानी कम प्रभुत्व की इच्छा वाले व्यक्ति पर अधिक प्रभुत्व वाली इच्छा वाले व्यक्ति शासित होते हैं। जिनका प्रभुत्व ज़्यादा है वो कम प्रभुत्व वाले व्यक्तियों पर शासन करता है। इस प्रकार प्रभुत्व के कारण संघर्ष देखने को मिलता है। लुडविग गम्फ्लोविच ने समूह में संघर्ष देखने को मिलता है। लुडविग गम्फ्लोविच की देखें तो डार्विन स्पेंसर की योग्यतम उत्तरजीविता के सिद्धांत से प्रभावित विजेता समूह का द्वारा शोषण होता है। यानी 2 प्रकार के समूह होते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। समूह संघर्ष की संज्ञा दी। इन्होंने बताया कि मानव जाति की उत्पत्ति छोटे छोटे घुमक्कड़ गिरोह में होती थी। प्रारंभ में देखिए तो मानव जाति छोटे छोटे समूह में रहती थी। गिरोह होते हैं ना, जो समूह होते हैं छोटे छोटे, उनमें एक दूसरे समूह के प्रति घृणा या द्वेष पाया जाता था। संघर्ष में इनके आकार में वृद्धि होती जाती थी और विजेता अन्य लोगों को मिलाता जाता था। संघर्ष के कारण इनके आकार में वृद्धि होती जाती थी, तो विजेता होता था ना, वो अन्य लोगों को मिला जाता था और विजेता समूह हारे जाने वाले समूह का शोषण करता था। यानी 2 प्रकार के समूह की चर्चा की। इन्होंने बताया कि प्रजातियों में 2 प्रकार के समूह होते हैं। समूहों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है कि एक समूह जो जीत जाता है वो समूह हारे वाले समूह के ऊपर अपना सत्ता स्थापित करता है। इस प्रकार संघर्ष देखने को मिलता है। जे नोविकोव ने 1849 और 1912 में उद्विकासी रीति से संघर्ष की व्याख्या की कि समाज एक उद्विकास क्रम में चलता है। इन्होंने 4 चरण बताए। पहला है शारीरिक, यानी शारीरिक संघर्ष देखने को मिलता है कि दूसरे को दास बना लेना, इस प्रकार का संघर्ष शारीरिक संघर्ष। आर्थिक संघर्ष, फिर मार्क्स की थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि पूंजीपति लोग मजदूर वर्ग का शोषण करते थे, इस प्रकार आर्थिक संघर्ष देखने को मिला। वहीं राजनीतिक संघर्ष को इन्होंने नेक्स्ट संघर्ष कहा। इन्होंने बताया कि राजनीतिक तौर पर व्यक्ति जब एक देश दूसरे देश पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है, वह भी एक प्रकार से संघर्ष को परिभाषित करता है। ये राजनीतिक संघर्ष देखने को मिला। फिर लास्ट में अभी जो चल रहा है वो बौद्धिक संघर्ष है, जिसकी जैसी बुद्धि काम करती है वो उतना ही ऊंचा उठता जाता है और वो अन्य लोगों में इस प्रकार की संघर्ष, बौद्धिक संघर्ष देखने को मिलता है कि हर कोई व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना चाहता है। इस प्रकार संघर्ष देखने को मिलता है, जैसे कि AI इंटेलिजेंसी आ गई, सॉफ्टवेयर क्रिएशन आदि, आजकल सॉफ्टवेयर का युग है। इस प्रकार बौद्धिक संघर्ष आजकल देखने को ज़्यादा मिलता है। एल्विन डब्ल्यू स्मॉल ने 1854 और 1926 में स्वार्थ के आधार पर संघर्षों की परिभाषा की। व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, उनके कारण संघर्ष देखने को मिलता है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी, संपत्ति के कारण, प्रतिष्ठा, ज्ञान, सुंदरता, अधिकार के कारण संघर्ष। TV वेवलर ने विचारों के विकास की तत्व की व्याख्या की। TV वेवलर ने बताया कि प्रौद्योगिकी के कारण संघर्ष होता है। प्रौद्योगिकी के कारण संघर्ष होता है कि व्यक्ति की विचारधारा, जैसे समाज में संस्कृति और संस्थाएं अपना
कार्य करती हैं। उसी प्रकार कोई नई प्रौद्योगिकी आएगी, नई विचारधारा आएगी, नई इन्वेंशन आएंगे, क्योंकि इन्होंने बताया कि इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसरी, यानी अगर हम आविष्कार इन्होंने बताया कि विज्ञान आविष्कारों की जननी है, आविष्कार आवश्यकताओं की जननी है। जिस प्रकार की आविष्कार आवश्यकताओं की जननी है, जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उस प्रकार के इन्वेंशन हमें देखने को मिलेंगे। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी आती है और पुरानी संस्कृति और विचारधारा चलती रहती है। नई प्रौद्योगिकी और पुरानी संस्थाओं में संघर्ष देखने को मिलता है। नई प्रौद्योगिकी जीत जाती है क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकता है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार संघर्ष देखने को मिलता है। जैसे कि हम अपने पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, तो एक तरह से नई संस्कृति, नए इन्वेंशन आए, नए इन्वेंशन के साथ ही हमें पुरानी संस्कृतियों को भी अपनाना पड़ता है। लेकिन हमारे घर वाले कहते हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं, आजकल के बच्चे मोबाइल चलाते हैं, पर आजकल सब हर कार्य मोबाइल से हो गया है। इस प्रकार मोबाइल का यूज भी जरूरी है। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी से पुरानी संस्कृति को कहीं ना कहीं आघात पहुंचता है। इस कारण लेकिन नई प्रौद्योगिकी जीत जाती है, इस कारण संघर्ष देखने को मिलता है। टी.एन. कार्वन ने 1865 में समाज में जितने भी झगड़े होते हैं सब स्वार्थ के कारण होते हैं। इसमें व्यक्ति और प्रकृति के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है, व्यक्ति और अपने स्वार्थों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। इनमें 3 प्रकार के संघर्ष बात की, व्यक्ति और प्रकृति के बीच में संघर्ष, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में संघर्ष और व्यक्ति और अपने स्वार्थ के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। रेडान कोलिस ने बताया कि शक्ति के स्रोतों के कारण संघर्ष होता है। जब एक व्यक्ति के पास शक्ति के स्रोत ज़्यादा होते हैं तो वो दूसरे के संसाधनों पर अपना हक जमाने के लिए संघर्ष करता है। जैसे कि भौतिक संघर्ष, तकनीकी संघर्ष, शारीरिक संघर्ष, संख्या जिस संख्या ज़्यादा होती है वो भी एक तरह से संसाधन के रूप में कार्य करती है, और संस्कृति के लिए संघर्ष। इस प्रकार रेडान कोलिस ने बताया कि शक्ति के स्रोत यानी संसाधनों के कारण संघर्ष देखने को मिलता है। वहीं लेविस अल्फ्रेड कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया कि संघर्ष जरूरी नहीं है संघर्ष विघटन ही उत्पन्न करे, संघर्ष व्यक्तियों में एकीकरण भी उत्पन्न करता है। संघर्ष के कारण समाज में सहयोग की भावना बढ़ती है और समाज में एकीकरण देखने को मिलता है। इस प्रकार उन्होंने संघर्ष की परिभाषा दी है।